नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक, मेरे साथ है मेरी सहयोगी करिश्मा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया। जी हां, इस दौरान देखिए शाह ने जेपी नड्डा की जमकर तारीफ की, लेकिन नड्डा के सामने 2024 से पहले 2023 में होने वाले 9 राज्यों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होगी। देखिए, मोदी मंत्र, नड्डा का तंत्र। 2024 तक कैप्टन नड्डा। 2024 के सियासी संग्राम के लिए बीजेपी ने अपने सेनापति का ऐलान किया तो देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक के लिए बढ़ाया गया तो पीएम मोदी के विनिंग फॉर्मूले के कयासों पर मुहर लग गई। जाहिर है नड्डा को उनकी कार्यकुशलता और पार्टी को गुजरात, यूपी और मणिपुर जैसे राज्यों में जीत का परचम फहराने का इनाम मिला है। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। जेपी नड्डा 2024 जून तक पार्टी अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे। मतलब बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव नड्डा के नेतृत्व और पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने जा रही है, ये साफ हो गया है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल इसी साल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा था। इससे पहले वो जुलाई 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद 20 जनवरी 2020 को उन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाली। बीजेपी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार 3 साल के लिए 2 कार्यकाल दिए जाने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि कम से कम 50% राज्य इकाइयों में संगठनात्मक चुनाव होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शाह ने कहा कि कोविड के कारण संगठनात्मक चुनाव नहीं हो पाया तो संवैधानिक रूप से ये संभव नहीं था। शाह ने कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक ढंग से ही ये फैसला लिया गया। दरअसल राजनाथ सिंह ने जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और तभी से इस पर सर्वसम्मति से हामी भरी गई। देश की सभी राजनीतिक दलों में शायद सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला दल अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पिछले कुछ समय से कई सारी कवायदें कर रही है ताकि ये 2024 में केंद्र में पार्टी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में वापस आए। लेकिन उससे पहले इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में लोकसभा से पहले नड्डा के लिए विधानसभा का चुनाव जीतना ज्यादा अहम है। इसमें खास तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा की दृष्टि से बेहद अहम होगा। गौरतलब है कि इन राज्यों की 83 में से 87 सीटें इस समय पार्टी के पास है। आपको बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का आखिरी दिन था, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के करीब 350 वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इनमें पार्टी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री तथा 35 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
बीजेपी ने जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। वैसे भारत 24 ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने द जेसी शो में जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक बढ़ाने के संकेत दिए थे। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से गुजरात में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से धुआंधार तरीके से किया गया, इस पूरे प्रोसेस में जेपी नड्डा का कद और रोल बढ़ा है? ऑफ कोर्स, उनकी स्टेचर, उनका कद, पीएमओ के आसपास की डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें उनका से हुआ है। और इसका रीज़न है, ही इज़ ए लॉयलिस्ट, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज़ ए जेंटलमैन, लो प्रोफाइल, जिसे कहना चाहिए साइलेंट परफॉर्मर। तो उनका कद बढ़ा है और उनको जिम्मेदारियां जो दी जा रही हैं उससे भी लगता है कि वो जो की हैं आफ्टर अमित शाह जो है, आप कहिए, हालांकि इनकी पोजीशन पार्टी प्रेसिडेंट की है, विच इज़ दैट वे यू कैन से आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रैक्टिकली जो है आफ्टर अमित शाह जो है, नाउ ही इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सन अराउंड द प्राइम मिनिस्टर। गुजरात में यात्रा का जो होना था, शुरुआत होनी थी, वो उन्होंने की, नड्डा के हाथ से हुई जा करके। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका कार्यकाल ख़त्म ज़रूर हो रहा है, लेकिन 2024 तक तो चलेंगे ही वो। हो सकता है उनके परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को देख के शायद 2024 के बाद भी वो कंटिन्यू करें इस पद पे, तो कोई आश्चर्य नहीं है। जेपी नड्डा इन दिनों काफ़ी फॉरम में है, जिसे कहना चाहिए एग्रेशन में, एग्रेसिव मूड में है। मैंने टीवी पे कई बार देखा, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ अमित शाह की तरह वो पगड़ी वगड़ी बांध कर बड़े ऊंचे हाथ करके दोनों, और मतलब अब लगता है वो उस तरह से कि हाँ, ही इज़ ए एग्रेसिव पार्टी प्रेसिडेंट who basically matches with the BJP's aggressive line to attack on opponents जो है। तो अच्छा है, उनका रोल बढ़ा है, सज्जन आदमी हैं और पॉपुलर लीडर हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल तो ख़त्म हो रहा है वैसे जनवरी में, लेकिन जिस ढंग से वो अपना काम फैला रहे हैं, पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, रोज़ कहीं कहीं यात्रा होती है उनकी, पहले ऐसा नहीं होता था। उससे लगता है शायद प्रधानमंत्री ने उनको इशारा दिया हो या अमित शाह ने ऊपर इशारा दिया हो कि 2023 तक आपको एक्सटेंड करते हैं। मेरा हंच है, उनके मूवमेंट को देख के मुझे लगता है कि शायद 2023 के चुनाव उनके जो लीडरशिप है उनके एज ए पार्टी प्रेसिडेंट उसी में होंगे। चलिए, इस खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारी सहयोगी अदिति, पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ चुकी हैं। अदिति नागर, अदिति आपकी तरफ रुख करूंगी। सबसे पहले तो ये समझाएं कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाना, एक्सटेंड करना उनको, बीजेपी की क्या रणनीति इसमें हो सकती है, और इसके साथ साथ जिस तरीके का अब तक जो समझ आया इस कार्यकारिणी की बैठक में कि संगठन को मजबूत करना है, बूथ लेवल पर काम करना है, बीजेपी अब उस काम में जुट गई है, तो उसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारियां? देखिए, आपने जो पहला सवाल कहा कि क्या इस पूरे कार्यकारिणी की रणनीति और जेपी नड्डा, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक मिशन है, जैसे एक ही तरफ सभी को देखना है, वो है 2024। अब 2024 के रास्ते में कोई भी कांटा है तो फिर जैसे कहते हैं कि टर्निंग स्टेपिंग स्टोन बनाना है हर चीज को, हर प्रॉब्लम को। तो पहला जेपी नड्डा का मोमेंट अगर उनको बदला जाएगा तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष आता, तमाम चीजें बदलती, तो ऐसे में किसी भी तरह का मोमेंटम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेपी नड्डा ने आज ही नहीं, आप ये बात हो रही है कि अब जेपी नड्डा और तमाम दौरे पे जाएंगे, कि पहले से ही तय हो जाता है कि जेपी नड्डा लगातार ताबड़तोड़ दौरे पे रहेंगे, वो भी खासतौर पर जो 160 सीटें हैं उनमें से जो तय की गई है कि वो 160 सीटें को बेहतर बनाना है, इम्प्रूव करना है, जीतने योग्य बनाना है, तो उसके लिए उनका पहले से ही दौरा तय था। तो मोमेंटम खराब ना हो, जेपी नड्डा की लॉयल्टी, जेपी नड्डा के अंदर जो एग्रेशन, जैसा अभी डॉक्टर जगदीश चंद्र जी कह रहे थे, और इसके अलावा कि बहुत बेहतर तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन संघ, बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, पीएमओ एंड पार्टी, तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन ही है जो पार्टी को एकजुट करके उसको एक आगे की विजय की दिशा में लेकर जा रहा है। और इस कार्यकारिणी का देखिए तमाम तरीके के मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए, लेकिन एक बॉटम लाइन थी कि हर घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगे, हर घर में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझने वाले व्यक्ति हो, यानी कि मैन टू मैन मार्किंग की तो बात बीजेपी करती आई है चुनाव में, पन्ना प्रमुख और तमाम लोग और घर से घर तक पहुंचना, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे जितनी लार्जेस्ट पार्टी है वो और बढ़े, यानी कि विस्तार हो पार्टी का, विस्तार चाहे राज्य में हो लेकिन परिवार बड़े और लोग ज्यादा जुड़े, कार्यकर्ता ज्यादा जुड़े। और वो कैसे होगा कि हमारे देश के जितने भी हाउस होल्ड हैं,
उस सब घरों में एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर चले आगे, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर बैठे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल यूनिट की तारीफ की, तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण है वो बात की, कर्नाटक में किस तरीके से रणनीति हो, ये तमाम बातें की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का मानना था कि कण कण से मेहनत करनी होगी, तभी जाके हमारा जो लक्ष्य है 2024 का। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि लोगों को ये बताना होगा कि हम थे इसलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम थे इसलिए हमने कोविड में वैक्सीन डेवलप करी, हम थे तो हमने तमाम वो चीजें करी, मुंह तोड़ जवाब दिया जो दुश्मन हमारे सामने हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये इसलिए हुआ कि आपकी वजह से आपने हमें सत्ता में बिठाया, आपने हमें उस कुर्सी पे बिठाया कि हम ये कर सके। आगे भी अगर आप कुर्सी बिठाएंगे तो हम बड़े फैसले ले पाएंगे। तमाम तरीके की बातों में सभी को ये कहा कि अब अपना घर छोड़ दो, सड़क पे निकल के लोगों से मिलो। केवल 400 दिन बचे हैं, ये टारगेट भी बता दिया। 400 दिन में एक एक क्षण आपको मेहनत करनी है और मेहनत करते रहिए कार्यकर्ता। जी अदिति, बिल्कुल। अब पीएम मोदी का चेहरा होगा और नेतृत्व होगा जेपी नड्डा का, और ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन है इसमें किसी तरह का बदलाव करके रिस्क नहीं लेना चाहती पार्टी। आगे बढ़ते हैं। रक्षा सौदों के बिचौलिए और भगौड़े संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटिश गृह मंत्री ने मंगलवार को संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। बिल्कुल, देखिए भंडारी के प्रत्यर्पण का आदेश ईडी द्वारा जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में ईडी भारत सरकार की तरफ से ब्रिटेन की अदालत में केस भी लड़ रही थी। देखिए, आर्म्स डीलर भंडारी के पैतरे फेल। अब ब्रिटेन से आएगा भारत की जेल। भारत में भगोड़ा घोषित आर्म्स डीलर संजय भंडारी जल्द ही ब्रिटेन से भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन की कोर्ट के बाद अब सुनक सरकार ने भी संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को अनुमति दे दी है। इन फैसलों के खिलाफ संजय भंडारी को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए मात्र 9 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में अगर भंडारी अपील नहीं करता है तो जल्द उसे भारत लाया जा सकेगा। इससे पहले पिछले साल नवंबर में वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भी संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से भारत सरकार लगातार ब्रिटेन की सरकार से संजय का प्रत्यर्पण कराने के लिए अपील कर रही थी। दरअसल संजय भंडारी लंदन का एक व्यवसायी है जो पहले भारत में लग्जरी गाड़ियों को आयात करता था और नामी हस्तियों को बेचता था। इस दौरान उसके कनेक्शन राजनीतिक हस्तियों से हुए तो वो हथियारों की दलाली में उतर गया। इसके लिए उसने एक कंपनी भी बनाई। इस कंपनी का नाम ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस रखा। बाकायदा ये कंपनी हर आर्म्स शो में भाग लेती थी। 2016 में उस पर तब शिकंजा कसा गया जब सीबीआई, आयकर और ईडी का हवाला कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान संजय भंडारी का नाम भी सामने आया था। जब उस पर सख्ती की गई तो भंडारी उसी साल भारत से भाग गया। इसके बाद भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। 2016 में भारत से भागकर ब्रिटेन गए संजय भंडारी की मुश्किलें 2020 से बढ़नी शुरू हो गई थी। दरअसल 2020 तक भारत ने कई बार संजय भंडारी के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन से अपील की थी। 2020 में ब्रिटेन की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल ने इसकी अनुमति भी दे दी थी। इसके बाद भंडारी को जुलाई 2020 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार भी किया गया था। उसके बाद से मामला वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रहा था, जिसमें पिछले साल नवंबर में प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। हथियारों के सौदे में दलाली का आरोपी संजय भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। 2016 में भंडारी के फरार होने से पहले उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ था। वहीं जांच के दौरान उसके आवास से रक्षा मंत्रालय के कुछ गोपनीय दस्तावेज भी मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो संजय भंडारी पर क्या आरोप थे, आइए डिटेल में आपको समझा देते हैं। तो संजय भंडारी का नाम आ रहा है तो आपको बता दें, सीबीआई ने ट्रेनर विमान खरीद मामले में आरोपी बनाया संजय भंडारी को। इसके अलावा देखिए जो आरोप लगे हैं वो ये कि स्विट्जरलैंड की कंपनी पिलाटस एयरक्राफ्ट से करार हुआ था, इसमें भी वो शामिल थे। और कंपनी से 2009 में 75 ट्रेनर विमान खरीदने का ये करार हुआ था। इसके साथ साथ देखिए आरोप कई हैं, ये सौदा 2895 करोड़ रुपए में हुआ था, यानी कि इतनी मोटी रकम में।
और कंपनी से मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। संजय भंडारी। तो कई ऐसे आरोप हैं जो संजय भंडारी पर इस वक्त लगे हुए हैं और ऐसे में अब आपको बता दें रक्षा मंत्रालय वायुसेना के अज्ञात अधिकारी भी इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। 500 नए स्कूल बनाने का वादा कर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड भेजने पर अड़े हुए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8 साल में डीडीए ने स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार को 13 भूमि आवंटित की। लेकिन देखिए केजरीवाल सरकार एक भी स्कूल नहीं बना पाई है। दूसरी तरफ पुराने स्कूलों का रंगारोगन और कुछ क्लास बढ़ाकर दिल्ली में शिक्षा क्रांति का दावा किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली में टीचर पर केजरीवाल वर्सेस एलजी की तकरार। शिक्षकों को फिनलैंड भेजने पर क्यों अड़ी आप सरकार? पोस्टर, बैनर, नारेबाजी और हंगामा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का ये फॉर्मूला महज शिक्षकों को फिनलैंड भेजने वाली फाइल पर उपराज्यपाल के सिग्नेचर के लिए है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर फिनलैंड में ऐसा क्या है जिसे सीखकर केजरीवाल के स्कूल के शिक्षक दिल्ली में शिक्षा क्रांति ला देंगे? क्योंकि अब तक तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल का ढिंडोरा पीटते नहीं आगाते थे। आइए पहले हम जरा फिनलैंड का शिक्षा सिस्टम समझते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में हाई स्कूल की परीक्षा से पहले कोई मानक परीक्षा नहीं होती है। हाई स्कूल के लिए भी साल के अंत में केवल एक परीक्षा होती है। छात्रों, स्कूलों और संबंधित क्षेत्रों के बीच कोई रैंकिंग, कोई कंपटीशन नहीं है। फिनलैंड के बच्चों के लिए 9 साल की स्कूलिंग अनिवार्य स्कूल का हिस्सा है। 8वीं क्लास वैकल्पिक है, लेकिन 9वीं क्लास अनिवार्य है। स्कूलों को सरकार मदद करती है। फिनलैंड में स्कूलों में प्रभारी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम से जुड़े लोग होते हैं, न कि कोई बिजनेस लीडर, सैन्य नेता या पेशेवर राजनेता। हर स्कूल का एक समान नेशनल टारगेट है। इसे हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशिक्षित शिक्षकों का एक पूल है। यहाँ सभी बच्चों को एक समान शिक्षा हासिल करने का मौका है, चाहे वो ग्रामीण इलाके के हों या फिर शहरी इलाके के। फिनलैंड का स्कूलिंग सिस्टम कुछ इस प्रकार है कि बच्चों के दिमाग में कभी यह ख्याल न आए कि वो जेल में फंस गए हैं। इसके साथ ही वहां का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो अपने बच्चों को पूरी दुनिया के लिए तैयार करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड में सबसे कमजोर और सबसे मजबूत छात्रों के बीच का अंतर दुनिया में सबसे कम है। वहां के एजुकेशन सिस्टम में समानता सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। फिनलैंड के 66% स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, जो यूरोपीय संघ में सबसे अधिक है। वहीं फिनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में प्रति छात्र लगभग 30% कम खर्च करता है। बच्चों को सीखने पर जोर दिया जाता है, न कि मार्क्स बढ़ाने पर। यहाँ दूसरों से बेहतर और आगे बढ़ने के बजाय स्कूल के माहौल को न्याय संगत बनाने पर जोर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जिस शिक्षा मॉडल के सहारे सिसोदिया और केजरीवाल दूसरे राज्यों में सियासी ताल ठोकने पहुंच रहे हैं, वो फिनलैंड के शिक्षा मॉडल के आग सिफर है, या फिर यह हंगामा, नारेबाजी और एलजी के फैसले का विरोध एक सियासी सिगुफा है? क्योंकि दिल्ली सरकार अब तक 1000 से अधिक शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग देशों में भेज चुकी है। लेकिन शिक्षकों के विदेश दौरे पर विपक्ष इसलिए भी सवाल उठा रहा है क्योंकि पिछले 8 साल में केजरीवाल सरकार ने स्कूल खोलने के लिए 13 प्लॉट अधिकृत किए हैं, लेकिन स्कूल एक भी नहीं खुले। ये जो शिक्षा के क्षेत्र में कमरे बनाने का जो भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें दिल्ली की सरकार के ने हजारों करोड़ रुपए का सरकार में बैठे हुए लोगों ने गबन किया है और तमाम दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी तरह से ढह गई है। और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए जो मुद्दे नहीं है, एक उनको मुद्दा बनाकर
टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, ये अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया कि उनके शिक्षक अच्छी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाएंगे। लेकिन उपराज्यपाल ने असंवैधानिक रूप से उस फाइल को रोक दिया और उस फाइल के ऊपर कमेंट लिख के वापस कर दिया, जो उनका अधिकार नहीं है। ये ऑलरेडी संविधान भी कहता है कि उपराज्यपाल का कोई भी अधिकार नहीं है किसी फाइल को वापस कर पाए या रोक पाए। ना ही संविधान की पीठ ने भी ये 2018 के जजमेंट में क्लियर किया हुआ है ऑर्डर में कि उनका कोई भी ऐसा राइट नहीं बनता। लेकिन फिर भी वो असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से फाइलों को रोकने का काम कर रहे हैं, टीचर्स को रोकने का काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े हो गए, वो कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानता। ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि जिस मॉडल का देश दुनिया में ढिढोरा पीटा जा रहा है, हर जगह दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात होती है, उसी दिल्ली में पिछले 8 साल में केजरीवाल ने एक भी नया स्कूल नहीं खोला है, जबकि शराब के ठेके खोलने में उनकी सरकार ने जो फुर्ती दिखाई है वो सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का लोकार्पण हुआ, जहां महानायक अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन के साथ पहुंचे और अस्पताल का उद्घाटन किया। देखिए, अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में अनिल अंबानी, टीना अंबानी भी मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के बाद अमिताभ बच्चन ने पूरे अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता भी दिखाई दी। जिसमें फीटल की जांच अत्यंत सावधानी और बारीकी के साथ की जाती है।